तो वो दोनों सावित्री को यहाँ कोई एज के बच्चे हुए। आप माफी कैसे मांग सकती? समस्तीपुर गांव का एक परिवार जहां सावित्री अपने 2 बच्चे सीमा और रौनक के साथ रहती थीं। सावित्री के पति का देहांत तो रौनक के जन्म के बाद ही हो गया था। तब से सावित्री ही अपने घर का और अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। सावित्री ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसे गांव के प्राइमरी स्कूल में साफ सफाई का काम मिल गया था। वो पूरे दिन वहां काम करती और शाम को थक कर वापस आने के बाद अपने बच्चों के लिए खाना बनाती। सीमा और रौनक अपनी माँ को ऐसे देखते तो उन्हें बहुत दुख होता। जब भी सावित्री खाना बनाती थी तो वो दोनों सावित्री को खाना बनाने के लिए मना करते थे कि वो आराम करे, खाना दोनों भाई बहन मिलकर बना देंगे। पर सावित्री उन्हें हमेशा मना कर देती है कि अभी तुम दोनों पढ़ाई करो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है खाना बनाने की। सावित्री ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसका सपना था कि वो अपने बच्चों को खूब पढ़ाए लिखे। सीमा और रौनक का दाखिला गांव के प्राइमरी स्कूल में हुआ था। दोनों भाई बहन खूब मन लगाकर पढ़ाई करते। समय बीतता है, साल बीतते हैं। अब सावित्री के दोनों बच्चे बड़े हो गए। रौनक की शहर में 20,000 रुपए महीने पगार पर नौकरी लग गई थी और सावित्री सीमा के लिए लड़के देख रही थी। एक दिन सावित्री के घर पर उसकी दूर की ननद आती है। अरे जीजी, बड़े दिनों बाद आना हुआ आपका। अरे भाभी, वो मैं पास के गांव चौबेपुर से दवा लेने आई थी तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। बहुत दिनों से मिले नहीं थे। अच्छा किया जीजी। आइए अंदर चलिए, अंदर चल के बात करते हैं। दोनों ननद भाभी घर के अंदर चली जाती हैं। और बताओ भाभी, रौनक कहाँ है आजकल और सीमा कहाँ है? बहुत दिनों से दोनों को देखा नहीं। जीजी, रौनक की तो शहर में नौकरी लग गई है तो वो वहीं रहता है। गांव में तो हम दोनों माँ बेटी ही रहते हैं। सीमा अंदर है, बुलाती हूँ मैं। अरे सीमा, बाहर आओ, देखो बुआ आई हुई है। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो बिटिया? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। अरे सीमा, बात ही करती रहोगी या अपनी बुआ के लिए कुछ नाश्ता पानी भी लाओगी? लाती हूँ अम्मा। सीमा नाश्ते के लिए अंदर चली जाती है। तब सावित्री अपनी ननद से बोलती है, जी, सीमा के लिए कोई लड़का हो तो बताना। हमें बस परिवार अच्छा चाहिए और लड़का भी। थोड़ा बहुत गरीब भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इनके जाने के बाद मैंने और मेरे दोनों बच्चों ने कैसे गरीबी में समय बिताया हुआ है। तो सीमा आराम से गुजार लेगी। भाभी, सीमा के लिए समझ लो कि लड़का मिल गया। मेरे पड़ोस में तुम गूंजा को तो जानती हो ना, उनका लड़का अजय है। वो लोग भी अजय के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। परिवार कैसा है जीजी? भाभी, परिवार तो बहुत ही अच्छा है और लड़का तो समझ लो कि हीरा है, हीरा। तो जीजी बात चलाओ आप फिर। सावित्री की ननद कुछ देर तक रुकने के बाद चली जाती है और फिर वो गूंजा के घर जाती है। वहां जाकर वो पूरी बात बताती है। वो तो सब ठीक है कमला। अरे ये बताओ, दहेज कितना मिलेगा? अरे गूंजा बहन, तुम दहेज की चिंता क्यों करती हो? रौनक शहर में कमाता है, सावित्री ने जरूर पैसे बचाए होंगे। आखिर इकलौती लड़की जो है। फिर तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। सीमा और अजय की शादी हो जाती है। सावित्री ने दहेज में कुछ कपड़े, एक सोने की चेन, एक अंगूठी और कुछ बर्तन दिए थे। शादी में ही दहेज का सामान देखकर गूंजा की आंखों में खून उतर आया, पर वो वहां कुछ नहीं बोली। शादी के बाद अब गूंजा रोज सीमा को दहेज के नाम से सुनाती रहती है। अरे ओ सीमा, कहाँ मर गई? एक तो तेरी माँ और भाई ने कुछ नहीं दिया, ऊपर से तू भी नहीं सुनती मेरी। हाँ माँ जी, क्या हुआ? अरे होगा क्या, शादी के समय पे जो 50,000 की बात तय हुई थी वो पैसे कौन देगा? माँ जी,
अम्मा ने मुझे और रौनक को बहुत मेहनत करके पढ़ाया है। इस समय रौनक से ही हमारा घर चलता है। कहाँ से लाएंगे 50,000 रुपए? अभी तो मेरी शादी में भी कितना खर्चा हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे 50,000 रुपए चाहिए। पर अभी तू मेरे लिए एक अदरक वाली चाय लेकर आ। सीमा बेचारी दुखी होकर किचन में चली जाती है। सीमा के ससुराल में गूंजा ही दहेज की लालची थी। सीमा के ससुर और पति दोनों ही बहुत अच्छे थे। एक दिन रौनक अपनी बहन को पग फेरे के लिए लेने आता है। वो अपने साथ कुछ उपहार भी लेकर आता है। नमस्ते आंटी जी, ये अम्मा ने कुछ मिठाई और साड़ी भेजी है पग फेरे के लिए। गूंजा उन गिफ्ट्स को देखने के बाद बोली, ये मिठाई तुम्हारी माँ ने भेजी है। ये तो हमारे यहाँ कोई देखता भी नहीं है। और ये साड़ी, ऐसी साड़ी तो हमारे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती है। आंटी जी, ये मिठाई तो मैं यहीं पास की हलवाई की दुकान से लेकर आया हूँ। और रही बात साड़ी की तो रौनक सीमा को देखकर रुक जाता है। तभी सीमा बोलती है, रौनक कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी। आंटी जी, मैं दीदी को पग फेरे के लिए ले जाने आया हूँ। ठीक है, सीमा जाओ अपने कमरे में और तैयार हो जाओ जाकर। सीमा अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है। पीछे से गूंजा भी आती है। सीमा, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर तू दहेज के बचे हुए 50,000 रुपए लेकर नहीं आएगी तो यहाँ वापस मत आना। पर माँ जी, अम्मा कहाँ से 50,000 का इंतजाम करेंगी? जब पैसे नहीं थे उनके पास तो अपनी बेटी को बड़े घर में क्यों ब्याह दिया? सीमा और गूंजा की ये सब बातें रौनक ने भी सुन ली थी, पर उसने वहां कुछ नहीं बोला और अपनी बहन को घर ले आया। अब सीमा को अपने मायके आए 2 दिन हो गए थे। क्या बात है सीमा, मैं देख रही हूँ जब से तुम आई हो तब से मुझसे भी अच्छे से बात नहीं करती हो और एक जगह बैठी रहती हो। ससुराल में सब लोग तुम्हें खुश तो रखते हैं ना? सावित्री के इतना कहते ही सीमा फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अम्मा, माँ जी ने मुझसे 50,000 रुपए मंगाए हैं। अगर मैंने नहीं दिए तो मुझे वो घर में घुसने भी नहीं देंगी। बेटा रो नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं। अम्मा, आपने अभी अभी मेरी शादी में पैसा लगाया है। मैं तो आप लोगों के लिए बोझ बन गई हूँ। इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाती। ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची, मैं और रौनक कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देंगे। दोनों माँ बेटी आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी अजय जाता है। मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। और सीमा, तुम्हें तो बताना चाहिए था ना कि घर में क्या चल रहा है। अजय, वो आपकी माँ है इसलिए नहीं बताया। मैं जानता हूँ सीमा, मेरी माँ दहेज लोभी हैं, पर मैं नहीं। सीमा, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। तुम ये मेरी माँ को दे देना। जीजू, आप सच में बहुत अच्छे हैं। न जाने कौन सा पुण्य किए होंगे हम सब ने, जो हमें हीरे जैसा दामाद मिला है। अरे माँ जी, आप बेटा भी मानते हो और ऐसा बोल भी रहे हो। सीमा, चलो हम लोग घर चलते हैं। सीमा और अजय घर वापस चले जाते हैं। घर पहुंचकर सीमा अपनी सास को पैसे दे देती है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन सीमा को उसके ससुर 1 लाख रुपए रखने के लिए बोलते हैं। सीमा पैसे को अलमारी में रखकर काम करने चली जाती है। अगले दिन अजय सीमा से पैसे मांगता है। सीमा अलमारी से बिना गिने पैसे दे देती है। अजय भी बिना गिने पैसे लेकर चला जाता है। जब वो फैक्ट्री में पहुंचता है तो देखता है कि उसमें से 10,000 रुपए कम हैं। फिर वो सीमा से बात करता है। सीमा उसको बताती है कि उसने पैसे नहीं निकाले हैं, पर अजय अपने पास से उसमें पैसे मिलाकर काम चला लेता है। दिन गुजरते हैं। एक दिन गूंजा सीढ़ी से उतरते समय गिर जाती है।
आनन फानन में सीमा उसे अस्पताल लेकर जाती है और फिर अजय और ससुर को फोन करके बुला लेती है। कुछ समय बाद डॉक्टर बताते हैं कि अभी गुंजा की तबीयत ठीक है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी गुंजा को बचा लिया। अरे शुक्रिया तो आप मेरा नहीं बल्कि अपनी बहू को कीजिए। अगर ये समय से नहीं आती तो शायद गुंजा जी कभी अपने आप बैठ नहीं पाती। ये सब गुंजा भी सुन रही थी। थोड़े दिनों तक गुंजा वहीं भर्ती रहती है। तब सीमा उसकी खूब सेवा करती है। कुछ ही दिनों में गुंजा ठीक होकर घर होकर वापस आ जाती है। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, पर तुमने मेरी बहुत सेवा की। बेटा, जो 1 लाख रुपए से 10,000 रुपए कम हुए थे वो मैंने ही चोरी किए थे। माँ जी, आप तो मेरी माँ हैं, आप माफी कैसे मांग सकती हैं? फिर दोनों सास बहू गले मिलती हैं। ये सब सीमा के ससुर और अजय भी देख रहे होते हैं। वो दोनों ये सब देखकर खुश हो जाते हैं। अगले दिन सीमा की माँ और भाई भी गुंजा को देखने के लिए आते हैं। गुंजा उनसे भी माफी मांगती है। सब लोग गुंजा को माफ करते हैं। अब गुंजा और सीमा सभी लोग खुश होकर रहने लगते हैं।